अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, हम क्वेश्चन नंबर 10.6 आज इस क्लास में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इंडिविजुअल का क्वेश्चन है जो ज्यादातर बेस करेगा सैलरी पे। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट पढ़े। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी टोटल 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक रिक्वायरमेंट ए है और सेकंड वन रिक्वायरमेंट बी रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट ए में एग्जामिनर ने आपसे ये कहा हुआ है आपने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। ना सिर्फ टैक्सेबल इनकम बल्कि टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है। और देखिएगा किसके लिए? मिस्टर जुल्फकार। और मिस्टर जुल्फकार कौन है? इंडिविजुअल है। इसका मतलब ये इंडिविजुअल का क्वेश्चन है और ज्यादातर बेस करता है इंडिविजुअल का क्वेश्चन सैलरी पे, ज्यादातर, हमेशा नहीं। अच्छा, बी रिक्वायरमेंट में क्या है? ब्रीफली कमेंट करें उन आइटम्स के ऊपर जिनको आपने कंसीडर ही नहीं किया अपनी कैलकुलेशन के अंदर। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एग्जम्प्ट होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, कैलकुलेट इग्नोर कर देते हैं। तो एग्जामिनर कहता है एग्जम्पशंस जो हो, एक्सक्लूजन्स जो हो, या जिनको आपने कंसीडर नहीं किया वो क्यों नहीं किया, क्यों इग्नोर किया, उसकी रीजन बता। तो हमें वो रीजन बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा मेनली आंसर ए पे बेस करेगा, बी मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊंगा। कोशिश करूंगा उनको भी अगर लिख सका तो मैं साथ साथ वो भी लिख दूं। क्वेश्चन नंबर 10.6 2009 आई कैफ अटेम्प्ट में पूछा गया होगा। मिस्टर जुल्फकार एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है मिर्जा पेट्रोलियम लिमिटेड के। रिटायर्ड ऑन 31 मार्च। कब रिटायर हो गए? 31 मार्च को। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 19 इयर्स ऑफ डेडिकेटेड सर्विसेज, अपने 19 साल सर्विस में डेडिकेशन के साथ प्रोवाइड करते हुए। अच्छा, 31 मार्च अगर हम देखें तो इस साल कितने माह काम किया? 9 मंथ्स। पूरे 12 माह काम नहीं किया हुआ, 9 मंथ्स ही बन रहे हैं ना। 1 जुलाई से ऑनवर्ड 31 मार्च तक। डिटेल जुल्फकार की इनकम की 30 जून 2028 समझ लें, 20x8 लिखा हुआ है, हम 20x8 ही मेंशन कर देंगे। आर गिवन बिलो। सबसे अहम बात ये है कि इंफॉर्मेशन है मंथली। इसका मतलब है ये आपको नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ साथ। जैसे बेसिक सैलरी है 2,80,000, मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा इसे? 9 मंथ से। बात क्लियर हो गई? इसी तरह से मेडिकल अलाउंस मल्टीप्लाई करूंगा 9 से, लेकिन साथ ही साथ आपको इसके लिए उसूल पता है। मेडिकल अलाउंस इज एग्जम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। लेकिन बेसिक सैलरी के लिए हमने ये बात पढ़ रखी हुई है, हमें अंदाजा है कि बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल है। नेक्स्ट, यूटिलिटी अलाउंस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और ये है फुली टैक्सेबल। ऐसा ही है ना? और ये भी अभी हमने डिस्कस किया, फुली टैक्सेबल है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये कोई एब्रीविएशन नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं साथ साथ। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करना है? और ये भी क्या है हमारे लिए? फुली टैक्सेबल।
बस हमने मेडिकल अलाउंस के लिए ये पढ़ा, अगर मेडिकल फैसिलिटीज के साथ नहीं मिल रही तो मेडिकल अलाउंस क्या होगा, एग्जाम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। शाबाश। अब आगे आ गया टोटल मंथली सैलरी। हमने इसको नहीं डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई करके लिख देना, अगर लिखेंगे तो ये तो गलत हो जाएगी बात, क्योंकि इसमें तो मेडिकल अलाउंस भी है और वो तो फुली टैक्सेबल नहीं है। अच्छा, मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड। मार्केट वैल्यू, ये मार्केट रेंट की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब ये रेंट फ्री अकोमोडेशन ये भी पर मंथ है, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट के साथ है। इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, और इसके साथ हमने पढ़ा था और 45% ऑफ एमटीएस अगर गिवन हो तो, अगर नहीं गिवन तो बेसिक सैलरी। 45% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो बड़ी अमाउंट होगी। तो समझा पा रहा हूं? तो पहला पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। हुज़ैफा साहब, ये आपके फायदे की बातें होंगी, ठीक है। अब्दुल्ला लश्कर साहब, आप भी जरा तवज्जो कीजिएगा। एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक टैक्स लायबिलिटी मिस्टर जुल्फकार की 2 लाख तक कौन बर्दाश्त करेगा, एम्प्लॉयर। यहां पे तो आसान हो गई बात, अब हमें इसे ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है। अगर एम्प्लॉय की बता देता ना कि इतनी उसने बर्दाश्त करनी है, फिर हमें वो पूरा टेबल बनाना पड़ना था। अभी तक तो बात आसान है कि भाई 2 लाख तक जितना टैक्स बनेगा वो कौन अदा करेगा, आपका एम्प्लॉयर अदा करेगा, बाकी टैक्स आपको खुद देना होगा। तो ये बात तो आसान होगी। On his retirement he received gratuity, उसने क्या रिसीव किए, कितनी अमाउंट की, 26,60,000 फ्रॉम एन अनअप्रूव्ड। आपको पता है 4 ग्रेचुटी की सिचुएशंस पड़ी। पहले हमने पढ़ा था गवर्नमेंट के लिए, फिर हमने पढ़ा था अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, ये दोनों केसेस में एग्जम्प्ट है। फिर हमने पढ़ा था अप्रूव्ड ग्रेचुटी स्कीम, वो है एग्जम्प्ट अप टू ₹3 लाख। बात क्लियर, तीनों पॉइंट्स खत्म। उसके बाद आ गया अनअप्रूव्ड, चाहे फंड हो चाहे स्कीम हो, एग्जम्प्ट अप टू ₹75,000 और 50% ऑफ द अमाउंट विच एवर इज लोअर। याद है ना आपको? और उसके लिए हमने 4 कंडीशंस भी पढ़ी हुई है। हमने क्या क्या कंडीशन पढ़ी हुई है, रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट। अब रिसीव्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में रिसीव अगर नॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान, पहली बात रिसीव किसने की, नॉन रेजिडेंट ने, तब नहीं मिलेगी। अगर पाकिस्तान में रिसीव ना की तब भी नहीं मिलेगी। तीसरी बात क्या पड़ी, रिसीव्ड बाय अ डायरेक्टर हु इज नॉट अ फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। एक ऐसे डायरेक्टर ने रिसीव की है जो कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉय है ही नहीं। और फोर्थ वन, ऑलरेडी रिसीव्ड अनदर ग्रेचुटी, जिसपे आप एग्जम्पशन अप्लाई कर चुके हैं, ले चुके हुए। ठीक हो गया। ये 4 सिचुएशन अगर पूरी हो गई है तो फिर, या चारों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो गई है तो ये एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी। समझ आ गई बच्चे बात की? तो बच्चे ये साथ साथ रिकॉल भी करवा रहा हूं मैं आपको। ग्रेचुटी का पॉइंट बिल्कुल क्लियर है बच्चे आप लोगों को? ही इज रिसीविंग पेंशन, वो क्या रिसीव कर रहा है, पेंशन, अमाउंटिंग टू ₹50,000 पर मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। तो अब मुझे बताएं, रिटायरमेंट से उसे कितने माह की पेंशन मिली होगी? 3 माह की, क्योंकि वो 31 मार्च को रिटायर हुआ है, तो पेंशन के बाद मिली है ना उसको, ओ सॉरी रिटायरमेंट के बाद मिली है पेंशन। तो रिटायरमेंट हुई है 31 मार्च को, तो 31 मार्च के बाद कितने मंथ बनते हैं, अप्रैल, मई एंड जून। तो 3 माह की उसे पेंशन मिली, और 3 माह की पेंशन मिली है, पेंशन गई है, क्या कंडीशन है, पेंशन इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, टैक्सेबल हो सकती है 2 सिचुएशन। आफ्टर रिटायरमेंट अगर वो सेम एम्प्लॉयर या उसके किसी एसोसिएट एम्प्लॉयर के पास जॉब शुरू कर दे। क्लियर हो गया? या फिर हमने दूसरी बात पढ़ी थी कि उसको एक से ज्यादा पेंशन मिल रही हो
तो हायर वन एग्जाम्प्ट होगी। फिर हमने कहा था ओवर द एज ऑफ 60 इयर्स सारी की सारी पेंशन क्या है, एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। याद आ गई बातें, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अभी तो सिंपल सिचुएशन है, ये यहाँ पे क्या रूल है, पेंशन क्या है, एग्जाम्प्ट। कोई सवाल यहाँ तक, सभी बातें याद आ रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अदर इंफॉर्मेशन, he is also receiving pension amounting to rupees 12,000 per month from a multinational company where he worked from 1975 to 1995। कहता है एक और पेंशन भी मिल रही है। अब बताएं, एक से ज्यादा पेंशन मिल रही है तो एक क्या होगी, और वो कौन सी, हायर। एक पे 12,000, दूसरे पे 50,000। बताएं 50,000 वाली एग्जाम करेंगे और 19,000 वाली क्या कर देंगे, टैक्सेबल। सॉरी 12,000 वाली क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे एक बात जरा अच्छे से समझनी है अब आप लोगों ने। अब यहाँ पे मैं एक जरा सिचुएशन बनाने वाला हूं, समझिएगा। साल शुरू हो रहा है 1 जुलाई X7 से और खत्म हो रहा है 30 जून X8 पे। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भाई साहब रिटायर हो रहे हैं 31 मार्च X8 पे। बात क्लियर है, यहां इस डेट पे रिटायर हुए हैं। इससे पहले तो रिटायर नहीं हुए। अब आप मुझे बताएं, जब तक ये रिटायर नहीं हुए तब तक इन्हें एक पेंशन मिल रही थी या दो, एक सिंगल पेंशन मिल रही है। और आप मुझे बताएं सिंगल पेंशन पे क्या उसूल है, एग्जाम। सिंगल पेंशन तो क्या हुई, एग्जाम। ये बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत। अच्छा 31 मार्च को ये हो गए साहब रिटायर। अब जब रिटायर हुए तो इन्हें दो पेंशन मिलना शुरू हो गई। अब कितनी पेंशन मिल रही हैं, दो। अब अगर एक से ज्यादा पेंशन मिलेगी तो एक एग्जाम और दूसरी टैक्सेबल। हायर वाली एग्जाम होगी, लोअर वाली टैक्सेबल होगी। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, टैक्सेबल हमने करना है लोअर वन। लोअर वन वाली कौन सी अमाउंट है, 12,000। ये पहले डिसाइड कर चुके होंगे। और एक है 50,000 वाली, वो हायर अमाउंट है, वो क्या हो जाएगी, एग्जाम। अब 12,000 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितनी अमाउंट बनेगी, 36,000 हमने टैक्सेबल करनी है अमाउंट। ये ना 12,000 को डायरेक्ट ही 12 से मल्टीप्लाई करके पूरी टैक्सेबल कर दे, नहीं, क्योंकि 31 मार्च तक तो कितनी पेंशन मिल रही है, एक। और हमने पढ़ा है अगर सिंगल पेंशन मिलेगी तो वो तो क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। 31 मार्च के बाद इन्हें दो पेंशन मिलना शुरू हो गई है, क्योंकि वाज़े तौर पे मेंशन किया है, कैटेगोरिकली इट इज मेंशन्ड इन द एग्जाम क्वेश्चन दैट कि आफ्टर द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, अपनी डेट की रिटायरमेंट की डेट है ना, वो रिटायरमेंट की डेट के बाद इन्हें पेंशन मिलना शुरू हुई है इस कंपनी की तरफ से। सही हो गया जी बच्चे। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है पर मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। गॉट इट, एवरीथिंग इज क्लियर। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब ये पॉइंट रिवीजन लेवल पॉइंट है आप लोगों के लिए, याद रखना है ये पॉइंट। अब आप लोगों देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन पे मैं क्वेश्चन पे ही लिखवा दूंगा रिवीजन लेवल, तो ये आपने एग्जाम में जाने से पहले करके जाना है। लेकिन इस सवाल की जितनी भी बातें इससे पहले पढ़ी है सारी की सारी कॉमन, बहुत सारे और क्वेश्चन में भी आ चुकी हुई है, तो वो तो सिंपल सी बात है। हाँ, ये पॉइंट आपको और किसी सवाल में शायद नजर ना आए, तो जब नहीं नजर आएगा तो फिर बेहतर नहीं है कि इस सवाल के इस पॉइंट को हम रिवीजन लेवल लिख लें, ताकि आप ये पूरा सवाल तो हल ना करें, लेकिन कम से कम ये पॉइंट तो एग्जाम में जाने से पहले एक दफा पढ़ लेना, ताकि एग्जाम में अगर दोबारा पूछे आपसे तो आपके लिए ये पॉइंट नया ना हो। ठीक है जी बच्चे। तो अब आप सब लोगों ने मेंशन कर लिया ना अपनी बुक पे, ये आपके लिए क्या होगा, रिवीजन। और ये कंबाइंड पॉइंट है, ये फोर्थ वन पॉइंट प्लस फिफ्थ, ये दोनों मिलके कंबाइंड रिवीजन लेवल पॉइंट बनेगा आपके लिए। जी बच्चे, स्टार्ट करूं अगली बात से। अ प्लॉट इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का क्या मतलब है, वरासत।
वरासत याद रखिएगा कैपिटल रिसीट होती है। क्या होती है? दो तरह की रिसीट्स हैं, एक है रेवेन्यू रिसीट, एक है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट हर सूरत में टैक्सेबल होगी जब तक एग्जामिनर खुद ना कह दे, कह रहा हूं, इनकम टैक्स वाला खुद ना कह दे कि ये एग्जम्प्ट है, तब तक जनरल उसूल क्या है कि वो टैक्सेबल होगी। दूसरी तरफ कैपिटल रिसीट हमेशा एग्जम्प्ट होगी जब तक के लॉ ये ना कह दे कि ये टैक्सेबल है। समझ आ रही है बात? रेवेन्यू रिसीट हमेशा क्या होती है? टैक्सेबल, जब तक लॉ ये ना कह दे कि ये एग्जम्प्ट है। कैपिटल रिसीट एग्जम्प्ट होती है जब तक लॉ ये ना कह दे कि ये टैक्सेबल है। तो अब मैं आपसे सवाल पूछूं, कैपिटल इनहेरिटेंस इज अ कैपिटल रिसीट, देयरफॉर टैक्सेबल और एग्जम्प्ट? बात खत्म। ये नोट लिखना है आपने। क्या नोट लिखना है? दोबारा रिपीट करो। इनहेरिटेंस इज अ कैपिटल रिसीट, देयरफॉर एग्जम्प्ट। जनरल बात तो ये है, पढ़ते हैं आगे क्या लिखा होगा। आगे तो नहीं कुछ लिखा होगा। उसको अपने अब्बा जान से विरासत मिली, वॉज सोल्ड फॉर, उसने बेच दी कितने में? ये तो कैपिटल गेन की बात कर रहा है, ऐसा ही है ना? अच्छा, अब आप मुझे बताएं ये अमाउंट किसकी है? कंसीडरेशन, शाबाश, कंसीडरेशन रिसीव्ड की। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्लॉट एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, अब ओरिजिनल कॉस्ट क्या? उसके अब्बा जान ने खरीदी हो, अब्बा जान ने खरीदी है तो इसके लिए कौन सी कॉस्ट बन गई? शाबाश, ये कौन सी कॉस्ट है इसके लिए? डीम्ड कॉस्ट। डीम्ड कॉस्ट की अमाउंट कितनी है बच्चे? 1 मिलियन। अच्छा, अब्बा जान ने वरासत में कब खरीदी थी? अब्बा जान ने खरीदी कब है? 20x1, और वरासत कब इसको मिली है? 20x8, ऐसा ही है ना? 20x8। और है क्या? प्लॉट। है क्या? प्लॉट। आपको पता है कैपिटल गेन के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी में 3 सिचुएशन पड़ी है। फर्स्ट वन हमने पढ़ा बिल्डिंग, फिर हमने पढ़ा फ्लैट, और फिर प्लॉट। ओपन प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग हो गया, और थर्ड वन हो गया फ्लैट। आपको पता है प्लॉट 6 साल के बाद एग्जम्प्ट होता है, 0%। इसी तरह से बिल्डिंग 4 साल के बाद, और फ्लैट 2 साल के बाद। लेकिन ये उसूल था, आपको पता है कब तक? पिछले साल तक। अब क्या रेट हो गया हुआ? अगर आपने यकम जुलाई, वो आपके सामने है, सारी सिचुएशन हमने लिखी हुई है, सब बातें पूरा टेबल डिस्कस किया हुआ। तो अब ये देखें, ये प्रीवियस वन है, तो प्रीवियस वन है तो काउंट करें, x2, x3, x4, x5, x6, x7 और x8। अब आप मुझे बताएं 1, 2, 3, 4, 5, 6। आफ्टर 6 इयर्स है, आफ्टर 6 ईयर है, या इसको हम कहते हैं एक्सीडिंग 6 इयर्स, यही वर्ड है ना? अगर 6 इयर्स एक्सीडिंग है तो तब क्या होगी? एग्जाम। पहले हमें कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद इसका नोट लिखना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? यहां तक सब बातें क्लियर है? चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये पॉइंट भी समझ में आ गया। अब अगला, यहां तक जो बातें हमने डिस्कस की थी ये तो थी इनकम फ्रॉम सैलरी की। अभी तक ये इनकम फ्रॉम सैलरी की बातें चल रही थी। ये बात थी किसकी? कैपिटल गेन की। अब इससे अगली बात देखते हैं। कहता है यकम जनवरी ही रेंटेड आउट वन ऑफ हिज रेजिडेंशियल बंगला, कितने में बच्चे? ₹100,000 पर मंथ। किस डेट पे बच्चे? यकम जनवरी पे। अच्छा, अपना बंगला, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर यकम जनवरी है तो कितने मंथ होंगे?
शाबाश, बिल्कुल ठीक। देखे साथ साथ आप सॉर्टिंग कर रहे हो कि आपको पता है कितने मंथ का लेना है मैंने डाटा। एंड रिसीव्ड एडवांस रेंट फॉर 2 years। एडवांस रेंट लिया उसने कितने सालों के लिए? 2 साल। एडजस्टेबल हुआ ना? एडजस्टेबल हुआ, क्योंकि जो अनएडजस्टेबल है उसके लिए तो मुद्दत नहीं होती, तो जब आप खाली करेंगे आपने वो अमाउंट वापस कर देनी है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ₹500,000 वॉज इन्वेस्टेड इन न्यू शेयर्स ऑफर्ड बाय अ लिस्टेड कंपनी। ये तो इन्वेस्टमेंट है, इसका तो अब कोई लिंक नहीं है, तो मैंने इसको ये रिमूव कर। ठीक हो गया जी बच्चे, क्योंकि अब ये क्वेश्चन में कोई इसकी रेलिवेंस नहीं है, जरूरत नहीं। ही पेड मार्कअप अमाउंटिंग टू रुपीज। उसने मार्कअप कितना दिया? 2 लाख। ओन अ हाउस लोन ऑब्टेन फ्रॉम अ शेड्यूल बैंक। द हाउस इज बीइंग यूज्ड फॉर हिज रेजिडेंस। अपनी रेजिडेंस के लिए वो उस घर को इस्तेमाल कर रहा है। अब आप मुझे बताएं, अगर तो उसने किराए पे दिया हुआ होता तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस उस किराए की अमाउंट में से एडजस्ट हो सकता था, लेकिन अगर वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को खुद ही यूज कर रहा है, उसने रेंट आउट नहीं किया, तो क्या वो इस एक्सपेंस को डिडक्ट कर सकता है अपनी किसी इनकम में से? नहीं कर सकता। तो ये तो डिडक्शन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? नो डिडक्शंस आर अलाउड अगेंस्ट सैलरी, या पर्सनल एक्सपेंसेस इसमें से माइनस नहीं होते। अब लास्ट पे, ही इंकर्ड अ लॉस। उसको लॉस हुआ कितने का? 20,000 रुपए का ऑन सेल ऑफ अ पेंटिंग। पेंटिंग किस? कैपिटल गेन का ही। शाबाश। 38 सबसेक्शन 5। गेन इज टैक्सेबल बट लॉस इज। शाबाश। गेन इज टैक्सेबल बट लॉस इज नॉट एडजस्टेबल। तो अब आपको समझ में आ गया कि किस किस का हमें नोट प्रोवाइड करना था। ठीक हो गया जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक करूं स्टार्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसका डाटा फुल फ्लेज सॉर्ट कर लिया हुआ है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूं। बच्चे सबसे पहले नाम क्या है इसका? फिर उसके बाद बच्चे पर्सनल स्टेटस, पर्सनल स्टेटस में बच्चे इंडिविजुअल, एओपी या कंपनी, इंडिविजुअल। नेक्स्ट बच्चे अगला रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस में बच्चे रेजिडेंट। नेक्स्ट बच्चे कंप्यूटेशन कर रहे हैं। कंप्यूटेशन किसकी? टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। और बच्चे लास्ट पे टैक्स ईयर। टैक्स ईयर कौन सा है बच्चे? 20X8। हमारा क्वेश्चन रुपीज में गिवन है, तो हम इसका आंसर भी किस में कर रहे हैं? रुपीज। सबसे पहला हेड कौन सा हेड है बच्चे? इनकम फ्रॉम सैलरी। बताइएगा बच्चे यहां तक कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं जी बच्चे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बच्चे बेसिक सैलरी। जी बच्चे 2,80,000 मल्टीप्लाई 12 से करेंगे बच्चे? नहीं, 9 मंथ से मल्टीप्लाई करना है।
याद है ना आप लोगों को, क्योंकि 31 मार्च को तो ये क्या हो गया, रिटायर हो गया। चले शाबाश, बताइएगा बेसिक सैलरी 2,80,000 दोनों से। जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बेसिक सैलरी के लिए क्या उसूल है, बेसिक सैलरी फुली, उसके बाद अगला मेडिकल अलाउंस 45,000 मल्टीप्लाई किससे करना है, 9 से, 405,000। ठीक हो गया। अब बच्चे इसमें से लेस कर लीजिएगा, एग्जाम अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, एग्जाम अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी की अमाउंट है 25,20,000। इसका बच्चे कितने परसेंट कंसीडर करना है हमने, तो ये फिगर होगी 252,000। इसमें से माइनस कर दे 153,000, ये टैक्सेबल अमाउंट है। बच्चे समझ आ गई है? जी बच्चे, इसके बाद अगली यूटिलिटी अलाउंस, जी बच्चे 45,000। इसको भी बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, और इसका उसूल है फुली टैक्सेबल। जी बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? नेक्स्ट बच्चे, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, $25,000। इसको भी बच्चे हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 9। फुली टैक्सेबल। जी बच्चे, नेक्स्ट रेंट फ्री अकोमोडेशन, फेयर मार्केट रेंट, $1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 9। और बच्चे 45% ऑफ एमटीएस तो नहीं गिवन इस क्वेश्चन में, तो बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का कितने परसेंट लेना है, 45%, 2520,000। इसका बच्चे हमने कंसीडर किया 45%। अब ये दो फिगर्स हैं हमारे पास, इन दोनों में से विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो अमाउंट बढ़ी है। जी बच्चे 1134,000। यहां तक कोई कंफ्यूजन? उसके बाद बच्चे पेंशन, ठीक हो गया जी बच्चे। टैक्स बोर्न बाय कंपनी या एम्प्लॉयर, जी बच्चे यहां तक बच्चे बात क्लियर है?
टैक्स कितना बर्दाश्त कर सकता है, कंपनी कितना बर्दाश्त कर सकती है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जब आएगी मैं आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। कि अगर टैक्स की अमाउंट इस केस में 2 लाख से कम बन जाती है तो फिर क्या होगा, वो बात में डिस्कस करेंगे, अभी जरूरत नहीं है, इसको क्वेश्चन में नहीं है रेलिवेंट, बात में करेंगे। ठीक हो गया यहां तक। वो ऑलरेडी हम उस पर डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन इस पॉइंट की बात फिर हम अगले आने वाले क्वेश्चन में जहां पे ये रेलिवेंट होगी वहां पे समझा भी दूंगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? इसके बाद बच्चे पेंशन है, अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी, बिल्कुल ठीक हो गया। हम क्वेश्चन भी ओपन कर सकते हैं, ये देखिए मैंने वो पेज बिल्कुल आपके सामने ओपन किया हुआ है, ये अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी है। हम पूरे सीक्वेंस से चल रहे हैं। अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी अमाउंट कितनी है, देखिए बच्चे 26,60,000, ये है अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी की अमाउंट। अब इसमें से हमने लेस करना है, लेस एग्जाम्प्ट अप टू ₹75,000 और 50% ऑफ ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का 50% जरा कंसीडर कीजिएगा, 50% इंटू 26,60,000 और विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो अमाउंट कम होगी, ये 2 अमाउंट्स है ना, ये देखिए ये फर्स्ट वन ये वाली अमाउंट है और सेकंड वन ये अमाउंट है, इन दोनों में से जो अमाउंट कम होगी, कम अमाउंट कितनी बन रही है 75,000, तो 75,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। $258 जी बच्चे बिल्कुल ठीक हो गया, ये ग्रेच्युटी की अमाउंट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब बच्चे नेक्स्ट पेंशन की अमाउंट आ गई। अब आपको पता है पेंशन, मैंने उसूल बता दिया, पूरी बातें लिख दी। अब पेंशन है 12,000, इसको मल्टीप्लाई किससे करने हैं 3 से, और कितनी अमाउंट 36,000। बाकी जो पेंशन है वो क्या है एग्जाम्प्ट। वो कितनी पेंशन बन रही थी, देखो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 12,000 मल्टीप्लाई बाय 9, ये जितना भी टोटल होगा ये है एग्जाम्प्ट। इसका टोटल मैं यहाँ पे ये एग्जाम्प्ट लिख देता हूँ और टोटल की अमाउंट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। टोटल बता सकते हैं मुझे? ठीक है जी बच्चे। अच्छा बच्चे, इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं है? टैक्सेबल सैलरी इनकम यहाँ पे मुकम्मल हो गया, सैलरी का हेड यहाँ पे मुकम्मल है। अब ये लिखते हैं टैक्सेबल बच्चे, ये देखिएगा, मेरी बात समझनी है गौर से। आप सब लोग ना इधर उधर ना तवज्जो से मेरी बातें सुने, इधर उधर बिल्कुल भी आपकी तवज्जो ना हो। 31 मार्च 2008 को ये रिटायर हुआ
और उसके बाद इसको पेंशन मिलना शुरू हुई 50,000 वाली, लेकिन वो उससे पहले भी किसी और जगह पे रिटायर हो चुका है। वो कब रिटायर हुआ था? 1995 में। तो इसका मतलब है अगर 1995 में रिटायर हुआ तो 1995 से 96 से लेकर आज तक उसे पेंशन मिल रही है और वो 12,000 की मिल रही है। वो 12,000 की पेंशन तो 1 जुलाई 2007 से लेकर 30 जून 2008 तक मिलती जा रही है उसे। वो तो उसे पूरे 12 माह मिली, लेकिन जब तक वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर नहीं हुआ था तब तक उसे 12,000 की कितनी पेंशन मिल रही है? सिर्फ एक पेंशन। और वो पेंशन क्या है? एग्जाम। ये देखिए सिंगल पेंशन है और वो 12,000 की मिल रही थी और 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक वो ये मिली पेंशन। क्लियर हो गया जी बच्चे? और ये अमाउंट बन रही है मेरा ख्याल है 1,08,000। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। इसके बाद अब इसको 2 मिलना शुरू हो गए। जो लोअर वन है वो टैक्सेबल है और हायर वन क्या होगी? और हायर वन वो कौन सी मिल रही है, कितनी अमाउंट की मिल रही है? वो उसे मिल रही है 50,000 into 3 और वो अमाउंट है 150,000। ये क्या हो गई? एग्जम्प्ट हो गई। पहले सिंगल मिल रही थी वही एग्जम्प्ट थी, वो ये वाली है। वो कितनी अमाउंट है? 1,08,000। और इसमें से कौन सी एग्जम्प्ट हुई? 1,50,000 वाली। इन दोनों को सम कर ले तो टोटल बन गया 2,58,000। टोटल एग्जम्पशन कितनी हुई पेंशन की? अब समझ आइए बात की? बिल्कुल कैलकुलेशन क्रिस्टल क्लियर है ना? क्वेश्चन पे वापस आ जाओ, सॉल्यूशन पे। टैक्सेबल सैलरी इनकम का टोटल जी बच्चे, सबको मैं बात समझा पाया हूं? अब बच्चे अगला हेड है कैपिटल गेन का। कंसीडरेशन अब इसमें से लेस करनी है। $1 million ठीक है जी। इसमें अब 2 बातें, ये टैक्सेबल है एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ, इसको ऐड ही ना करें, एक तरीकेकार ये हो सकता। दूसरा, इसका होल्डिंग पीरियड मोर देन 6 इयर्स है तो इस पर टैक्स है ही नहीं। तो दोनों में से कोई एक काम किया जा सकता है। अब यहां पे ही नोट लिखते, मैं लिख देता हूं यहीं पे नोट, क्या लिखता हूं? एज होल्डिंग पीरियड exceeds 6 years, therefore it is exempt from tax। बताइएगा बात समझा पाए हो? होल्डिंग पीरियड कितने साल से ज्यादा का है?
बिल्डिंग के केस में कितने साल से ज्यादा होना जरूरी है और फ्लैट के केस में 2 साल से, 2 साल नहीं 2 साल से ज्यादा, याद रखना। एक्सीड्स का वर्ड लिखा हुआ है, तो आपने क्या लिखा, एज, सिंस भी लिख सकते थे, हेंस भी लिख सकते हो, तो आप बताओ एज द होल्डिंग पीरियड एक्सीड्स 6 years, therefore it is exempt from tax। बात क्लियर है यहाँ? कैपिटल गेन का हिस्सा भी हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट अगला क्या बचे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। पेंटिंग का भी है, वो भी जिक्र साथ ही करते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। हम बी की रिक्वायरमेंट साथ साथ ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बी के लिए भी हम बता देते हैं, एज पेंटिंग falls under section 38 subsection 5 on which gain is taxable but loss is not adjustable therefore loss of rupees 100,000 20,000 है, 20,000 का लॉस cannot be adjusted। ठीक है जी बच्चे, कैपिटल गेन का ये भी पॉइंट हमने यहीं पे ही कवर कर दिया, ये वाला पॉइंट है, ये वाला। अब आ गया लास्ट वन पॉइंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जी बच्चे, सबसे पहले चार्जेबल रेंट, आपको पता है चार्जेबल रेंट में 4 बातें होती हैं, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल और फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर। यहाँ पे तो फेयर मार्केट रेंट नहीं बताया, एनुअल लेटिंग वैल्यू नहीं बताई, तो वो रेंट की अमाउंट ही आ जाएगी। रेंट कितना रेंट है बच्चे पर मंथ, 100,000, और 6 माह का कंसीडर करना है ना हमने। 100,000 into 600,000। बच्चे बात क्लियर होगी? इसमें 3 बातें और ऐड होती हैं, फोरफिटेड डिपॉजिट क्वेश्चन में नहीं गिवन। थर्ड वन, एक और बात ऐड होती है, 1/10 ऑफ द अनएडजस्टेबल एडवांस, वो भी नहीं गिवन। ठीक हो गया। और सबसे लास्ट पे फोर्थ वन, वो क्या है, साइनिंग अमाउंट। अगर ये अमाउंट्स गिवन होती तो वो चार्जेबल रेंट में हम ऐड कर देते। अच्छा बच्चे, अब यही अमाउंट है, इसमें से अब हमें लेस करना है एडमिसिबल एक्सपेंसेस। जी, रिपेयर अलाउंस अब हम माइनस करने लगे हैं ना, क्योंकि ये बिल्डिंग है, बंगला किराए पे दिया होगा, और अगर बंगला या बिल्डिंग किराए पे दी हुई है तो इस पे रिपेयर अलाउंस हमने कंसीडर करना है, क्योंकि वो नोशनल अमाउंट और सिर्फ बिल्डिंग के केस में अलाउ होती है, ओपन प्लॉट के केस में वो अलाउ नहीं। तो बच्चे हम लेस करने लगे हैं रिपेयर अलाउंस। रिपेयर अलाउंस है 1/5 ऑफ चार्जेबल रेंट का होता है, ये चार्जेबल रेंट का। यहाँ पे चार्जेबल रेंट और रेंट की अमाउंट सेम है, तो बच्चे कितनी फिगर हो गई, 120,000।
फिगर है 480,000 और कोई एक्सपेंस नहीं गिवन। याद रखिएगा वो इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर कह देता ना कि वो हमने वो प्रॉपर्टी को किराए पे दिया हुआ तो फिर हम यहाँ से वो एक्सपेंस भी माइनस करते, लेकिन ये तो उसने बताया कि वो उस घर का है जिस घर को हम अपने इस्तेमाल में रखे हुए हैं, तो वो तो माइनस नहीं हो सकता। ठीक हो गया जी बच्चे। तो ये है टैक्सेबल प्रॉपर्टी इनकम। अब टोटल टैक्सेबल इनकम बताइएगा, क्योंकि कोई डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है तो यही हमारी क्या बन जाएगी, टैक्सेबल इनकम। जी बच्चे ये फिगर है हमारे पास। अब बच्चे हमें कैलकुलेट करनी है टैक्स लायबिलिटी, और हमें ये फैसला करना है ये सैलरीड का केस है नॉन सैलरीड। बताएं कौन सा केस है, सैलरीड का केस कि सैलरी 75% से ज्यादा है टोटल टैक्सेबल सैलरी, टोटल टैक्सेबल इनकम से। टैक्सेबल सैलरी एक्सीड्स 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम, तो कौन सा केस हो गया बच्चे, सैलरीड का। अब मुझे स्लैब बताइएगा, सबसे आखिरी स्लैब है, सबसे आखिरी स्लैब है ना, तो बच्चे टैक्स ऑन रुपीज, बिल्कुल ठीक हो गया 41 लाख। मैं आपके सामने टैक्स रेट्स ओपन कर देता हूं बच्चे। जी बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिएगा बच्चे ये स्लैब्स गिवन है, तो ये 41 लाख से ज्यादा है, सबसे आखिरी स्लैब। तो 41 लाख से ज्यादा है तो 41 लाख तक कितना टैक्स बनेगा, 7 लाख, और उससे ज्यादा पे 35% है ना, ये देख ले। एक्सीडिंग पे कितना है, 35%। जी बच्चे टैक्स ऑन रुपीज। अच्छा बच्चे सैलरीड केस का भी मैं बता देता हूं, देखो इधर सैलरी की अमाउंट कितनी गिवन है टोटल, 7258000। देखिए अभी मैं बताने लगा हूं, यहाँ पे आपने कैलकुलेशन की 7258000, ये फॉर्मूला था टैक्सेबल सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम 7738000, और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब ये कितने परसेंट है, 93% बना। ये ग्रेटर देन 75% है। अगर ये ग्रेटर देन 75% हो तो कौन सा केस बनता है, सैलरी केस। बात क्लियर होगी बच्चे। अच्छा बच्चे टैक्स ऑन रुपीज एक्सीडिंग एट द रेट ऑफ 35%। जी बच्चे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे। अच्छा बच्चे अब एक और बात, क्या ये टैक्सेबल इनकम की अमाउंट ग्रेटर देन 10 मिलियन है, नहीं। अगर होता तो 10% हमें सरचार्ज भी ऐड करना, याद है ना आपको। तो ये तो डज नॉट एक्सीड 10 मिलियन है, साथ ही ये टेस्ट परफॉर्म कर लिया गया हर केस में कि टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 10 मिलियन। अगर नहीं एक्सीड कर रही तो फिर तो सरचार्ज नहीं आएगा, लेकिन अगर एक्सीड कर रही है तो फिर सरचार्ज। और सरचार्ज किस अमाउंट का लेना है, टैक्सेबल इनकम का ना 10% ले लेना, टैक्स लायबिलिटी का, शाबाश, इस अमाउंट का 10% ऐड करना। यहां तक बच्चे बातें क्लियर हो गई। अच्छा इसके अलावा कोई क्रेडिट्स नहीं गिवन इस सवाल में, कोई क्रेडिट नहीं है ना। आपको पता है इसके बाद हम इसमें से क्रेडिट माइनस करते हैं,
क्रेडिट्स माइनस करने के बाद फिर हम ऐड करते हैं इसके अंदर टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम या एफटीआर, फिर इसमें से माइनस करते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब इस केस में उसने कहा है लेस कर दे, शाबाश, टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर या कंपनी, वो कितना बेयर करेगा, 2 लाख। ये है बच्चे टैक्स पेएबल। जी बच्चे बात समझा पाए हो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? घर जाके इसकी दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। बच्चे आपका होमवर्क में क्वेश्चन अभी मैंने कौन सा करवाया, 10.6, सीक्वेंस से हम मूव करेंगे 10.7। आपका होमवर्क है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कल सॉल्व भी करवा दूंगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।